जब मैंने सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश जाने की तैयारी कर ली थी, तब मेरी फेक एमनीशिया वाली गर्लफ्रेंड मुझे कोल्ड फेस के साथ वार्निंग दे रही थी। प्लीज अपना सारा सामान पैक कर लो और जल्द से जल्द हमारे घर से निकल जाओ। मेरा बॉयफ्रेंड जल्दी ही यहां शिफ्ट होने वाला है और तुम्हें यहां देखकर वो जेलस फील करेगा। मैंने बिना सिर उठाए बस शांति से कहा, ठीक है। उसे मुझ पर जरा भी डाउट नहीं हुआ और वो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोली, और हाँ, प्लीज आगे से मेरे बॉयफ्रेंड होने का झूठा दावा मत करना। मेरे बॉयफ्रेंड लूसियन को यह जानकर बहुत दुख होगा। मैं एक पल के लिए रुका और फिर आज्ञाकारी बनकर सिर हिला दिया। मैंने उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस बार मैं अपना नाम बदलकर विदेश पढ़ने जा रहा हूं। अब मेरे दिल में उसके लिए जरा भी लगाव नहीं बचेगा। वैसे भी उसे एक्टिंग करना पसंद है तो मैं भी उसके साथ एक्टिंग करूंगा। आखिरकार वह भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती है तो बेहतर है कि हम दोबारा कभी ना मिले। नाम बदलने का प्रोसीजर पूरा करके जब मैं बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। मैंने टैक्सी रोकी और अपने फोन पर फ्लाइट टिकट सर्च करने लगा। हालांकि नाम बदलने की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी थी, लेकिन अप्रूवल में अभी भी 1 महीने का समय लगेगा। इसलिए मैंने सीधे अगले महीने की 1 तारीख की मेलबर्न की फ्लाइट बुक कर ली। फिर मैंने स्टडी अब्रॉड एजेंसी को ऑफर एक्सेप्ट करने का मैसेज भेज दिया। वो रात मेरे पिछले 1 महीने की किसी भी रात से ज्यादा सुकून भरी थी। अगली सुबह मैं उठा और ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने सुमैग से जुड़ी अपनी सारी चीजें साफ कर दी। उसके दिए हुए गिफ्ट्स हमारे कपल क्लोथ्स और स्टूडेंट लाइफ के दौरान दिए गए। सारे लव लेटर्स मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। मैं अभी इन सब में बिजी ही था कि अचानक एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार सड़क के किनारे आकर रुकी। मैंने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो सुमेंग्याव थी। वह एक आदमी का हाथ पकड़े हुए बड़े क्षण से गाड़ी से उतरी। मुझे देखकर भी उसने नजरें नहीं चुराई। मैं जानता था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि मैं उसकी एमनीजिया वाली हालत में की गई हर गलती को माफ कर दूंगा। शुरुआत से ही सुमिंग्या ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया था। उसने लोगों से मेरा सारा सामान भी विला से बाहर निकलवा दिया था। मुझे लगा था कि मुझे अब सड़क पर रहना पड़ेगा, लेकिन तभी मेरे पड़ोस वाले मकान मालिक ने मुझे कांटेक्ट किया। उसने कहा कि वह विदेश जा रहा है और उसने मुझे सबसे कम प्राइस पर अपना घर रेंट पर दे दिया। उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यह सब भी उसी का रचा हुआ एक ड्रामा था। उसे डर था कि कहीं मैं सच में ना चला जाऊं, इसलिए उसने मुझे रोकने के लिए यह तरीका अपनाया था। पिछले 1 महीने में मेरे साथ हुए इस धोखे को याद करके मुझे बस खुद पर हंसी आ रही थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि आज वो कौन सा नया नाटक करने वाली है। मैंने मुड़कर आखिरी बॉक्स उठाया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। तभी वहां से गुजर रही सुमन्याओं की नजर उन फेंकी हुई चीजों पर पड़ी और उसका चेहरा उतर गया। तुमने ये सारी चीजें क्यों फेंक दी? मैं उसकी तरफ एक ठंडी नजर से देखा और काम टोन में कहा, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना? फिर तुम्हें ये सारी चीजें कैसे याद है? सुमेंग्याओ को तुरंत रियलाइज हुआ कि उसके मुंह से सच निकल गया है। उसने जल्दी से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बदले और अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे भला पुरानी बातें कैसे याद हो सकती हैं? अब तो मैं सिर्फ लुसिनियन को पसंद करती हूं। आखिरकार जब नंज में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो सिर्फ उसी ने मेरी देखभाल की थी। कार एक्सीडेंट यहां तक कि उसकी याददाश्त जाने का नाटक भी एक एक्टिंग है। कौन सा कार एक्सीडेंट? मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। ये एक नया चेहरा था। शायद लुसिनिया इन दिनों सुमेंग्याओं का सबसे फेवरेट टाइम पास था, इसीलिए वह उसे इतने शान से यहां लाई थी। मैं अब उससे कोई फालतू बात नहीं करना चाहता था। मैंने बस हाँ कहा और मुड़कर विला के अंदर चला गया। मुझे बिना पीछे मुड़े जाते देख सुगंग्याओं की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा था कि किसी और को घर लाते देखकर मैं गुस्सा करूंगा या जेलस फील करूंगा, लेकिन मैं इतना शांत कैसे था? सुमेंग्याओं को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने मेरे पीछे आकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और मुझे दरवाजे के पीछे गायब होते हुए देखती रही। रात 8 बजे अचानक डोर बेल बजी। मैंने अपने हाथ से पैकिंग बैग नीचे रखा और दरवाजा खोलने गया। सामने वही आदमी था जिसे सुमैगो अभी अपने साथ लाई थी।
उसने अपना हाथ उठाकर वेव किया। हालांकि उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। हेलो, मेरा नाम लुसिनियान है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुकने वाला हूं। क्योंकि अब हम पड़ोसी हैं, तो क्या हम अपना कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है। मैंने बिना कुछ सोचे उसे रिजेक्ट कर दिया और मुड़ने ही वाला था कि लुसिनिया ने मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया। उसने जल्दी से रिचार्ड ओपन किया और खुद को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। मेरे गुस्से वाले चेहरे को देखकर उसने हंसते हुए फोन वापस कर दिया और बड़े ही हल्के टोन में बोला, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। आखिरकार हमें आगे भी मिलते जुलते रहना है। वैसे क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है? जो हमने दिन में खरीदा था वो सब इस्तेमाल हो गए हैं। क्या तुम मुझे कुछ छाते उधार दे सकते हो? मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और फोन वापस लेते वक्त मेरे हाथ हल्के से कांप उठे। नहीं है मेरे पास। लेकिन लुसियान हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ मजाक था। हाँ, शायद मैंने गलत इंसान से पूछ लिया। मैंग्याओ ने तो तुम्हें छोड़ ही दिया है, तो तुम्हारे पास छाता कैसे होगा? मुझे पता था कि वह जानबूझकर मुझे उकसा रहा है। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद करने के लिए हैंडल खींचा। तभी लुसिनिया ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और जानबूझकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। भैया, मुझे पता है कि आप मुझे देखना नहीं चाहते। मैं तो बस थोड़ा सा मसाला मांगने आया था ताकि मैं मैग्याओं के लिए रात का खाना बना सकूं। अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। लेकिन आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? लुसियान की इस अचानक की गई एक्टिंग को देखकर मेरा दिल जोर से धक उठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे नहीं पता सुमिंग्या कब सीढ़ियों से भागते हुए आई और उसने तुरंत उसे अपने पास सहारा देकर खड़ा कर लिया। उसने मेरी तरफ बड़ी ही ठंडी आंखों से देखा। उसके टोन में लुसियान के लिए गहरी चिंता थी। तुम्हारी लुसियान से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम बिना किसी बात के इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज उसके साथ तमीज से पेश आओ। इतना कहकर उसने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन की तरफ देखा भी नहीं और उसे पकड़कर सीधे वहां से चली गई। उसकी हर एक बात मेरे कानों में गूंज रही थी और अनजाने में ही मेरी मुट्ठियां कस गई। मैं उन्हें अंधेरे में गायब होते हुए घूरता रहा। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ उठाया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आधी रात के समय बेड साइड टेबल पर रखा। मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। नींद से जागते हुए मैंने बिना सोचे समझे कॉल रिसीव कर लिया। अगले ही पल स्क्रीन का इंटरफेस बदल गया। हिलते हुए कैमरा लेंस और उन घिनौने सीन्स को देखकर मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मुझे जब यह समझ आया कि फोन के दूसरी तरफ मौजूद लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं किसी मूर्ति की तरह सुन्न पड़ गया। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने कॉल कट कर दी। मेरी नींद से भरी आंखों में अब लाल रंग के खून की लकीरें छा गई थी। इसके बाद कुछ दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब तक मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी का दिन नहीं आया, तब तक मैंने खुद को संभाला और बाहर निकला। होटल पहुंचकर शादी शुरू होने से पहले मैंने अपना तैयार किया हुआ गिफ्ट उसे दे दिया। हम दोनों ने थोड़ी देर बात की। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शियान, मैंने सुमैगिया को भी इनविटेशन कार्ड भेजा था। उसने आने के लिए हाँ भी कर दी है। थोड़ी देर बाद तुम जाकर उसे रिसीव कर लेना। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करना। क्या पता उसे तुम्हारे प्रपोजल का सीन याद आ जाए और उसकी मेमोरी वापस आ जाए। मैं कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर अपना सिर नामे हिला दिया। मेरे चेहरे से गायब होती मुस्कान को देखकर मेरे दोस्त की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? क्या तुम अब और कोशिश नहीं करना चाहते? मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि सुमेंग्याओ लुसिनियन के साथ दरवाजे पर खड़ी है। मेरे दोस्त ने भी उसी तरफ देखा। उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले देखकर मेरे दोस्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने तुरंत उसे रोक लिया। मेरी आवाज में बहुत थकान थी। रहने दो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरा दोस्त मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाया। वो मुझसे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी बेस्ट मैन वहां आ गया। शादी बस शुरू ही होने वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को समझा बुझाकर स्टेज पर भेजा। हॉल में बज रही वेडिंग मार्च की धुन को सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और मेन हॉल में वापस आ गया। सभी गेस्ट अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। सिर्फ सुगंग्याओं के बगल वाली सीट खाली थी।
थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैं वहां जाकर बैठ गया। शादी के पूरे फंक्शन के दौरान लसिनियम लगातार सुमैग्याओ से चिपका रहा। वो उसे खाना परोसने की जिद कर रहा था और सुमैग्याओ उसकी हर बात मान रही थी। कभी वो उसके लिए ड्रिंक डालती तो कभी उसका सूप खूंकर ठंडा करती। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। यहां तक कि जब लूसिन ने अपनी झूठी मिठाई उसे खिलाई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा खा लिया। उन दोनों को इतने करीब देखकर मैंने अपनी नजरें फेर ली और स्टेज के सेंटर की तरफ देखने लगा। मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अपनी चॉपस्टिक्स को हाथ भी नहीं लगाया। बगल में बैठी मेरे दोस्त की मां ने मुझे कुछ खाना परोस दिया और ज्यादा खाने के लिए कहा। मैं आंटी की बात को टालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक डंपलिंग उठा लिया। लेकिन तभी बगल में बैठी सुमिंग्याओ ने यह देखा और सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो डंपलिंग मेरे हाथ से छीन लिया। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये सी फूड की फीलिंग वाला है। तुम्हें इससे एलर्जी है, तुम इसे नहीं खा सकते। जमीन पर गिरकर लुढ़कते हुए डंपलिंग को देखकर मैंने अपना सिर उठाया और उसे गहराई से देखा। सुमैग्याओ को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़ी ही अजीब सी शक्ल बनाते हुए 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन दी। घर में काम करने वाली आंटी कभी सी फूड नहीं खरीदती। मैंने उन्हें कई बार बोलते हुए सुना है। इतना कहने के बाद उसने मेरे चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और मुड़कर बैठ गई। लुसिनियन उसके कान के पास आया और पता नहीं उसने क्या कहा कि सोमग्याओ ने अपने हाथ का सामान नीचे रख दिया और उसे खींचते हुए वहां से ले गई। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह लोग कहाँ गए हैं। बो के टटॉस की रस्म खत्म होने के बाद मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरी सांसें थम गई। कुछ मिनटों की शांति के बाद सबसे अंदर वाले क्यूबिकल से एक बहुत ही सॉफ्ट मेल आवाज आई। तुम इतनी वाइल्ड कैसे हो सकती हो? शादी में आई हो और ऐसे कपड़े पहनकर क्या तुम्हें पसंद नहीं है? इस सवाल के बाद एक हल्की सी हंसी गूंजी। बेशक मुझे पसंद है। मैंने अपना सिर उठाया और ऊपर लगे साइन बोर्ड को देखा। मेरी उंगलियां मेरी हथेली में गहराई तक गिर चुकी थी। कॉरिडोर में लगातार कदमों की आवाजें आ रही थी। वॉशरूम में अब फिर से शांति छा गई थी। मैंने आखिरी बार उस बंद दरवाजे वाले क्यूबिकल की तरफ देखा। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और फिर मैं मुड़कर वहां से चला गया। शादी खत्म होने के बाद अपने दोस्त को बाय बोलकर जैसे ही मैं एलिवेटर से नीचे उतरा, मुझे सड़क पर वही जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार खड़ी दिखाई दी। मैंने उसे अनदेखा कर दिया और टैक्सी रोकने के लिए आगे बढ़ा। तभी पता नहीं लूसियान कहां से आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंग्याओ को कंपनी में कुछ काम था तो वो पहले चली गई और गाड़ी मेरे लिए छोड़ गई। हम दोनों पास ही रहते हैं, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। मैंने बिना कुछ सोचे उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लुस इंडियन ने मेरी एक ना सुनी और मुझे जबरदस्ती धक्का देकर पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। उसने दरवाजा लॉक किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, इसलिए मुझे मजबूरी में अपनी सीट बेल्ट बांधनी पड़ी। पूरे रास्ते लुसिनियान ने नॉर्मल बातचीत का बहाना बनाकर मुझे ताना मारना जारी रखा। तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मैग्याओ अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसे सच बताने की कोशिश नहीं की? मैंने उसकी तरफ एक ठंडी नजर से देखा और काम टोन ने कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे लेना देना कैसे नहीं है? मैं भी तो मंग्याओ के बगल में खड़े होकर प्राउडली उसका फियांस बनना चाहता हूं। हालांकि अभी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम भी जानते हो कि उसे मेरी बॉडी कितनी पसंद है। देर सवेर उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मुड़कर खिड़की के बाहर का नजारा देखने लगा। मुझे अपनी बातों का कोई जवाब ना देते देख लुसिनियान गुस्से से पागल हो गया। उसने कुछ और भड़काने वाली बातें कही, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा दिखावा किया जैसे वो वहां है ही नहीं। मेरे इस रवैया से लुसिन को बहुत चिढ़ हुई। उसने सामने वाले टर्निंग पॉइंट को देखा और अचानक से स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। एक जोरदार झटके के साथ हुए क्रैश की वजह से मेरा पूरा शरीर बेकाबू होकर आगे की तरफ झुक गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे शीशे के टुकड़े अपने चेहरे की तरफ आते हुए दिखाई दिए। मैंने तुरंत अपने हाथों को अपने चेहरे को बचाने के लिए आगे कर लिया।
मेरे हाथ से गहरा लाल खून बहने लगा। मैं गाड़ी के साइड डोर से टकराया और मुझे एक भयानक दर्द महसूस हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मेरे कानों में बहुत शोरगुल की आवाज आ रही थी। दोनों पेशेंट्स के हाथों की तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो यह सर्जरी कर सकता है। जिस पेशेंट का पहले ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके विकलांग होने का रिस्क हो सकता है। मिसू, आप किसे बचाना चाहती हैं? ये सुनकर मैंने खुद को थोड़ा होश में लाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से मेरे गले से 2 शब्द निकले। मेरे हाथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस गर्म छोटे से हाथ ने जो मेरे बाएं हाथ को पकड़े हुए था। आवाज सुनकर तुरंत मेरी पकड़ छोड़ दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने सुमैंडिया के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट देखी। उसने अपना हाथ लुसिनियान के कंधे पर रखा और भारी आवाज में बोली, पहले लुसिनियान को बचाओ। मुझे नहीं पता कितना समय और बीत गया। अंधेरे में लगातार डूबते हुए आखिरकार मुझे थोड़ा होश आया। शायद यह एनेस्थीसिया का असर था कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, लेकिन मुझे अपने आसपास कुछ हलचल सुनाई दे रही थी। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैं, दीदी, तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। अब तुम इसे कैसे संभालोगी? गुशियान के लिए उसके हाथ उसकी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, और तुमने पहले लूसियान को बचाने का फैसला किया। क्या तुम गुशियान को मार डालना चाहती हो? मैं भला शियान को क्यों मारना चाहूंगी? वो तो बस इत्तेफाक था कि वो उस वक्त होश में आ गया। अगर मैं पहले उसे बचाने के लिए मान जाती तो मेरे फेक एमनीजा का नाटक सबके सामने जाता। बस 20 दिन और बाकी है। मैं बस कुछ दिन और मजे करना चाहती थी। मैं शियान को कुछ नहीं होने दूंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? अगर गुशियान को ऑपरेशन थिएटर ले जाने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो उसके हाथ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। अगर उसे होश आ गया और उसे सच पता चल गया तो तुम्हारे और उसके बीच कोई चांस नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मेरा हाथ पकड़े हुए इंसान को शायद बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसके हाथों में पसीना आ गया था। कुछ मिनटों के बाद उसने मेरे माथे पर एक किस किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, उसे कभी पता नहीं चलेगा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। बस 23 दिन और फिर डॉक्टर कह देंगे कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक लंबी आ के बाद कोई कमरे से बाहर चला गया। दूसरा इंसान अभी भी मेरे हॉस्पिटल बेड के पास बैठा था और धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, शियान, हमारी शादी का दिन बहुत करीब है। मैंने वेडिंग रिंग भी ऑर्डर कर दी है। जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आएगी तुम उसे देख पाओगे। जब हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा तो मैं तुम्हें ऑरोरा देखने ले चलूंगी। ठीक है। क्या तुम्हें याद है जब हमारी 3rd एनिवर्सरी थी और तुमने शूटिंग स्टार को देखकर एक विश मांगी थी? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो। उस वक्त मैं बहुत खुश हुई थी। मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं। एस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम रहा था और मुझे याद आया कि ये लगातार बड़बड़ाने वाला इंसान कौन था। ये मेरी फियन सुमिंगिया थी। वो मेरी बहुत फिक्र कर रही थी। हर आधे घंटे में वो डॉक्टर को बुलाकर मेरी कंडीशन चेक करवाती। वो बहुत प्यार से मुझे पानी पिलाती और मेरे ब्लैंकेट को ठीक करती। वो एक पल के लिए भी मेरे पास से नहीं हटी। लेकिन जैसे ही मुझे पूरी तरह से होश आया, मुझ पर लुटाया गया, उसका सारा प्यार किसी लहर की तरह पीछे हट गया। उसे मुझसे आंखें चुराकर वार्ड से बाहर जाते हुए देखकर मेरी आंखों में एक ताना सा आ गया। मैंने अपना फोन उठाकर टाइम देखा, तब मुझे पता चला कि मैं 3 दिनों से बेहोश था। मेरे मैसेजेस में अभी भी सिर्फ एड्स और फोन बिल के नोटिफिकेशंस थे। मैं बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मेरा नाम बदलने का प्रोसेस जल्दी से पूरा हो जाए। इसके बाद काफी लंबे समय तक सुमैंगिया मुझसे मिलने नहीं आई, लेकिन लुसिनियान मुझे हर रोज बहुत सारे मैसेजेस भेजता था, जिनमें वह मुझे भड़काने वाली बातें और अपने रोमांस की फोटो भेजता था। मैंने उनमें से एक भी मैसेज ओपन नहीं किया और सीधा डीएनडी मोड पर सेट कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा, मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी के एक सीनियर से हुई जो कभी मुझे पसंद करती थी। हम दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की। मैं अभी उससे खुशी खुशी बात कर ही रहा था कि पता नहीं
सु मेंग्याओ कहां से आ गई और उसने मेरा हाथ खींच लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने मेरी तरफ बड़ी ही शक वाली नजरों से देखा और जलन भरे टोन में बोली, तुम्हें उसके इतने करीब जाने की परमिशन किसने दी? मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसे ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारी याददाश्त नहीं चली गई थी? क्या तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार नहीं कर दिया था? मुझे जिससे बात करनी होगी मैं करूंगा। तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर मुझे कोई परवाह नहीं थी कि उसका क्या रिएक्शन होगा। मैंने एक टैक्सी रोकी और वहां से चला गया। मेरे शब्दों ने सुगंग्याओं को पूरी तरह से चुप करा दिया था। वो मुझे जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कुछ समय तक रेस्ट करने के बाद मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगा। खाली समय में मैंने अपने खर्चों का हिसाब लगाया तो पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है। तभी मेरे एक पुराने कस्टमर ने मुझे एक बड़े क्लाइंट से मिलवाया। मैं वैसे भी फ्री था तो मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया। लेकिन जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वह एक बर्थडे पार्टी थी। सुमिंग्याओ को लू सिनियान का हाथ पकड़े हुए देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मेरे दिल में कुछ बुरा होने का एहसास होने लगा, लेकिन मैं एडवांस पेमेंट ले चुका था, इसलिए मुझे अपनी फीलिंग्स को दबाकर अपना कैमरा निकालना पड़ा। मुझे देखकर लोसिनियान ने तुरंत अपनी टाई ठीक की और मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। फोटो थोड़ी लो एंगल से लेना और ब्राइटनेस भी थोड़ी कम रखना। जब मैं स्टेज पर जाऊं तो कैमरा थोड़ा जूम इन कर लिया। उसकी इन सारी डिमांड्स को मानकर मैंने सैकड़ों फोटो खींची, लेकिन लुसिनियान को एक भी फोटो पसंद नहीं आई और वो मुझे दोबारा फोटो खींचने के लिए फोर्स करने लगा। मैंने बहुत पेशेंस के साथ 3-4 बार दोबारा फोटो खींची, जिससे मेरी चोटिल कलाई में फिर से दर्द होने लगा। लुसिनियान ने मेरी तरफ देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तुमने कैसी फोटो खींची? अच्छी है। गुशियान, तुम तो बहुत बड़े फोटोग्राफर माने जाते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उतने भी अच्छे नहीं हो जितना लोग कहते हैं। चलो पहले वाली फोटो यूज कर लेते हैं, कम से कम उनमें से कुछ तो देखने लायक है। आसपास के लोग भी मुंह छुपाकर मेरी इस हालत पर हंसने लगे। मैंने अपनी सुन्न पड़ चुकी टांगों को थोड़ा मला और खड़ा हो गया। उस समय लुसिनियान और भी ज्यादा घमंडी हो गया था। वो सुमेंग्याओ के पास गया, पीछे मुड़ा और मेरी तरफ हाथ हिलाया। मेरी नजरें एक जगह टिक गई, लेकिन मैं जल्द ही अपने नॉर्मल कोल्ड एक्सप्रेशन में वापस आ गया। मैंने अपना कैमरा उठाया, लेंस को उन दोनों की तरफ पॉइंट किया और शटर बटन दबा दिया। लुसिनियान ने बहुत सारे पोज दिए और आखिर में उसने सुगंग्याओं को किस किया। उसी पल पूरी पार्टी खुशी से झूम उठी और सब चिल्लाने लगे। क्या ड्रामा चल रहा है? इन आवाजों को सुनकर सू मैग्याओ की बॉडी एक पल के लिए स्टिफ हो गई। उसने लस इंडियन की कमर पर से अपना हाथ हटा लिया और थोड़ी नर्वस होकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं सिर नीचे करके कैमरा में फोटो चेक कर रहा था, जैसे कि अभी जो कुछ भी हुआ मुझे उससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। रात के 11 बजे 4 घंटे से चल रही यह पार्टी आखिरकार खत्म हो गई। मैंने अपना कैमरा वापस बैग में रखा और एक टिश्यू पेपर निकालकर अपने कपड़ों से केक पोंछने लगा जो लू सीनियन ने गलती से मुझ पर गिरा दिया था। तभी खाली हॉल में कदमों की आवाज गूंजने लगी। मैंने सिर उठाकर देखा तो लू सीनियन मुस्कुराते हुए सीधा मेरी तरफ आ रहा था। तुमने आज बहुत मेहनत की है, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कुछ और फोटो खींचो। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। क्या तुम यह काम करोगे? डबल पैसे? मैंने कुछ देर सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। लुसिनियान सीधा मुझे ऊपर होटल रूम में ले गया। उसने सबसे पहले शूटिंग एंगल और कंटेंट फिक्स किया। मैं अभी कॉर्नर में अपना कैमरा सेट कर ही रहा था कि बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। लुसिनियन ने दरवाजा खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और मेरी तरफ देखकर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, बस अभी शुरू होने वाला है, सब कुछ रिकॉर्ड करना मत भूलना। इतना कहकर उसने कर्टन खींच दिया और कॉर्नर को कवर कर दिया, जिससे कैमरा के लिए सिर्फ एक छोटी सी जगह बच गई। मैं उस छोटी सी जगह में सिकुड़ कर बैठ गया और पास आती कदमों की आवाजें सुन रहा था। झुकते हुए उस रोमांटिक लाइट में लू सिन्यान एक औरत की टाई खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन दोनों की बॉडीज एक दूसरे से पूरी तरह चिपक गई थी। कैमरा लेंस में सुगंग को लूसियान के साथ इतनी शिद्दत से किस करते हुए देखकर स्टैंड पर रखे मेरे हाथ जोर से कस गए। उसे पता ही नहीं था कि मैं भी उसी कमरे में हूं।
कमरे में उनकी हवस और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। उन लगातार आने वाली आवाजों को सुनकर मैं पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा हो। रात के 3 बजे कमरे में हलचल बंद हुई और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैंने कर्टन हटाया और अपने सुन्न हो चुके पैरों को घसीटते हुए बाहर निकला। मैंने जमीन पर बिखरे हुए कपड़ों को पार किया, वो मेमोरी कार्ड टेबल पर रखा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। आधी रात की सड़क पर कोई नहीं था और मैं बिना किसी मंजिल के यूं ही भटक रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक चला। जब मैंने अपनी थकी हुई आंखें उठाई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अनजाने में अपने हाई स्कूल पहुंच गया हूं। पुरानी यादें ताजा होने लगी। सुमेगियो ने स्पोर्ट्स ग्राउंड के 1000 मीटर वाले ट्रैक पर मेरा हाथ पकड़कर दौड़ लगाई थी। उसने मेरे बर्थडे पर पूरे ऑडिटोरियम को गुलाब के फूलों से सजा दिया था और फ्लैग रेजिंग स्टेज पर पूरे स्कूल के सामने मुझे प्रपोज किया था। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन वहां खड़े मेरे दिल की हालत अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैं स्कूल बिल की तरफ गया और वहां मुझे टीचिंग डायरेक्टर मिले जो शायद काम पर आए थे। क्योंकि सुमंगिया ने इतने ग्रैंड तरीके से मुझे प्रपोज किया था, इसलिए स्कूल के लगभग सभी टीचर्स मुझे पहचानते थे। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए मुझे हेलो कहा। गुशियान, तुम अचानक स्कूल वापस कैसे आ गए? सुमेंग्याओं कहाँ है? मैंने कुछ समय पहले सुना था कि तुम दोनों की सगाई हो गई है। क्या तुम हमें इनविटेशन कार्ड देने आए हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और टॉपिक बदल दिया। मैं बहुत समय से यहां नहीं आया था, तो सोचा कि यहां से गुजर रहा हूं तो टीचर से मिलता चलूं। हम दोनों बातें करते हुए चलने लगे और पुरानी यादों में खो गए। बहुत सारी बातें याद करके हम दोनों बहुत इमोशनल हुए। विदा लेने से पहले डायरेक्टर को शायद कुछ याद आया। वो ऑफिस के कैबिनेट से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी निकाल कर लाए और मुझे दे दी। ये मैंने सुमिया से स्टडी क्लास के डिसिप्लिन चेक के दौरान जब्त की थी, क्योंकि अब तुम दोनों की शादी होने वाली है तो ये तुम उसे वापस कर देना। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। मैंने वो डायरी ली और टीचर को झुककर प्रणाम किया। वापस लौटते समय मैंने वो डायरी खोली और उसमें सुमग्याओं की प्यारी सी हैंडराइटिंग देखी। हर पेज पर एक ही नाम लिखा था। उस डायरी में एक लड़की के दिल की बातें लिखी थी जो एक लड़के को पसंद करती थी। इसे पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आई और आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। एक एक बूंद मेरे पास की याद भी थी और एक तरह की विदाई भी। जब गाड़ी विला के दरवाजे पर रुकी तो मैंने डायरी बंद कर दी। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर सुमंगिया से मिली जो अभी अभी वापस आई थी। उसकी गर्दन पर लव बाइट्स का लाल निशान देखकर मुझे रात की घटना याद आ गई और मैंने अपनी नजरें फेर ली। सुमंगियाओं ने नोटिस किया कि मैं शायद रोया हूं। उसने भय सिकोड़ी और अभी वो कुछ पूछने ही वाली थी कि लू सिनियान जो उसे पकड़े हुए था मेरी लाल आंखों को देखकर हंसने लगा। तुमने कल रात बहुत मेहनत की है। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तुमने जो शूट किया वो मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें भी पसंद आया होगा, है ना? उसका ये ताना सुनकर सुमैगो का दिल जोर से धड़ उठा। क्या पसंद आया? रात के पहले हिस्से की बर्थडे फोटो और क्या हो सकता है रात के दूसरे हिस्से की? उसे इस तरह से बकवास करते देख सुमैगो का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मुड़कर घर की तरफ चल दिया। डस्टबिन के पास से गुजरते हुए मैंने डायरी उसी में फेंक दी। वह जवानी के दिन जो प्यार सच्चाई से भरे थे अब पूरी तरह से दफन हो चुके थे। जाने से पहले मैंने लैंडलॉर्ड को मैसेज किया और कहा कि मैं आगे रेंट कंटिन्यू नहीं करूंगा। लैंडलॉर्ड बार बार पूछती रही कि मैं घर क्यों खाली कर रहा हूं। मैंने कोई भी बहाना बना दिया। लैंडलॉर्ड ने कहा कि वो मुझे कुछ दिनों की छूट दे सकती है और मुझे अगले महीने के बीच तक रहने दे सकती है। मुझे पता था कि सुमंगिया ने ही उसे मुझे कुछ दिन और रोकने के लिए कहा होगा ताकि वह अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक कर सके और मुझे वापस घर ले जा सके। मैंने उनके इस प्लान को नहीं तोड़ा और हां कह दिया। जाने से 3 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मिस्टर ग बोल रहे हैं। हेलो, मैं हिल्टन होटल का मैनेजर हूं। वही होटल जहां आपने अपनी एंगेजमेंट पार्टी की थी। बात यह है कि आपकी फियंस ने पहले ही हमारे मेन हॉल को बुक कर लिया था। सुना है कि परसों यहां शादी की पार्टी होने वाली है, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है।
क्या आप आकर हमसे बात कर सकते हैं? मैं मना करने ही वाला था, लेकिन परसों सुनकर मेरी पलकें झपक गई। 1 जनवरी वही दिन था जब सुमेंग्याओ ने अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक करने का प्लान बनाया था, और वही मेरा भी यहां से जाने का दिन था। मैंने मान लिया और टैक्सी लेकर वहां पहुंच गया। हॉल में घुसते ही वहां की डेकोरेशन देखकर मैं पूरी तरह से शांत हो गया। फूलों से लेकर शोपीसेस तक सब कुछ वैसा ही था जैसा सुमेग्याओ ने मुझे प्रपोज करते वक्त सजाया था। वहां खड़े होकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पास्ट में हूं या प्रेजेंट में। जो मैनेजर मेरे साथ अंदर आया था, वो मुझे कुछ बताने ही वाला था कि तभी उसे कॉल आ गया और वह थोड़ी देर के लिए चला गया। मैं अकेला ही सेकंड फ्लोर की तरफ चला गया। मुझे याद आने लगा कि कैसे सुमंग्याओ ने हाथों में फूल लेकर मुझे गले लगाया था और जिंदगी भर सिर्फ मुझसे प्यार करने का वादा किया था। उस वक्त मैं अपनी आने वाली शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। इसने सोचा था कि सिर्फ 3 महीने बाद सब कुछ धुएं की तरह गायब हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। मैं इन ख्यालों में खोया ही हुआ था कि अचानक दरवाजा खुला। एक लंबे गाउन में सुमग्याओ फूलों का गुलदस्ता लिया अंदर आई। उसके पीछे चल रहे लुसिनियन ने यह खूबसूरत नजारा देखकर हैरानी से आ भरी। उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक उठी। मैंग्याओ, तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? सो मग्याओ ने चुटकी बजाई। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यह वही जगह है जहां मैंने और शियान ने अपनी एंगेजमेंट पार्टी की थी। परसों मैं अपने कुछ दोस्तों को शियान को यहां लाने के लिए कहने वाली हूं। तब मैं ये नाटक करूंगी कि मुझे पुरानी बातें याद आ गई है और मेरी मेमोरी वापस आ गई है। मैं आज तुम्हें यहां इसलिए लाई हूं ताकि हम पहले से रिहर्सल कर सके। तुम बस शियान का रोल प्ले करो और देखो कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। इतना कहकर उसने लुसिनियान को स्टेज के बीच में धकेल दिया और वो दोनों एक्टिंग करने लगे। एक बड़े से खंभे ने मुझे पूरी तरह से छुपा रखा था। मैं शांति से उन दोनों की सच्ची एक्टिंग देख रहा था और मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मुझे ये मानना पड़ेगा कि सुमेगियो में एक्टिंग का बहुत टैलेंट है। अगर मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और मैं 3 दिन बाद यहां आता तो शायद मैं सच में उसके धोखे का शिकार हो जाता। शुक्र है कि मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी। नीचे चल रही रिहर्सल अब माफी मांगने वाले स्टेज पर पहुंच चुकी थी। लुसिनिया नीचे झुका और उसने सुएंग्याओ को किस किया। जो माहौल पहले रोमांटिक था वो अब अजीब होने का था। 2 मिनट के बाद लुसिनियन ने सुमेंग्याओ को गले लगाते हुए धीरे से कहा, अगर उसके पास वापस जाने के बाद तुम्हें सेटिस्फैक्शन ना मिले तो तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। यह सुनकर सुमेंग्याओ की आंखों में एक अजीब सी नफरत दिखी और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अब कोई आगे नहीं होगा। 3 दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ गुशियान की होकर रहूंगी। समझे? मैंने अपनी पलकें झुकाई और अपनी आंखों के ताने को छुपा लिया। मेरे दिल ने उसे जवाब दिया, बहुत अफसोस की बात है सुमन, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहां से जाने से 2 दिन पहले मुझे मैसेज मिला कि मेरा नाम बदलने का प्रोसीजर पूरा हो गया है। मैं घर से निकला और अपना नया आईडी कार्ड और पासपोर्ट ले आया। जब मैं घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सिर उठाते ही मैंने सुमेग्याओ को दरवाजे पर मेरा इंतजार करते देखा। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे वापस आने का ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम कहां गए? मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और बहुत शांति से बोला, क्या कोई काम था? सुमेंग्या ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ नहीं, बस वेदर फोरकास्ट बता रहा था कि कल बहुत तेज बारिश होगी। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो बाहर मत निकलना। वो साफ डर रही थी कि कहीं मैं कल गायब ना हो जाऊं। लेकिन फिर भी उसने कितना बकवास बहाना बनाया। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया। मुझे पता है मेरे इस केयरफ्री एक्सप्रेशन को देखकर सुमेग्याओ को अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट हुई। उसे लग रहा था कि मेरा बिहेवियर आजकल थोड़ा अजीब हो गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ क्या है। जाने वाले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। दोपहर 2 बजे की फ्लाइट को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना बचा हुआ सारा सामान फेंक दिया। उस खाली कमरे को देखकर, जिसमें सिर्फ 2 लगेज बैग्स बचे थे, मैंने एक लंबी राहत की सांस ली। सुबह के 11 बजे डोर बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला और जरा सी जगह बनाई तो देखा कि बाहर सुमेग्याओ के कुछ बेस्ट फ्रेंड्स खड़े थे।
गुशियान, हमें पता है कि तुम मेनिया की बीमारी की वजह से इन दिनों बहुत परेशान हो और तुम्हारा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। डॉक्टर ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो आजकल टाइम पर दवाइयां ले रही है और उसकी कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही है। तुम परेशान मत हो। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि मैंग्या और दीदी की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। हर कोई तुम दोनों की शादी का इंतजार कर रहा है। आज तुम दोनों की 7th एनिवर्सरी है। हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। मैं शांति से उनकी पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट सुनता रहा और फिर बड़े आराम से पूछा, कैसा सरप्राइज? तुम हमारे साथ चलो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि उनमें से एक का फोन बज उठा। 1 मिनट बाद उनका प्लान बदल गया। भूशियान, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। सरप्राइज के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तुम अपना काम खत्म कर लो, हम तुम्हें रात में ले आएंगे। इतना कहकर वह सब बारिश में ही वहां से चले गए। उनकी गाड़ी को बारिश में गायब होते देखकर मैं पीछे मुड़ा और अपना लगेज नीचे ले आया। 10 मिनट बाद दरवाजे पर टैक्सी आकर थी। ड्राइवर ने मेरा लगेज रखा और हम निकल गए। मैंने विला को छोड़ दिया। जब मैं पड़ोस के घर के दरवाजे पर खड़ी गाड़ी के पास से गुजरा तो मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैंने मुड़कर उस स्पोर्ट्स कार को देखा जो तेजी से हिल रही थी। मेरा दिल भारी हो गया और मैंने जल्दी से पैसेंजर सीट की तरफ कदम बढ़ाए। शाम के 5 बज रहे थे। पूरे दिन बारिश होने के बाद अब आखिरकार मौसम साफ हो गया था। पूरी तरह से सेटिस्फाइड सुमैग ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ हाथ हिलाया। इशारा करते हुए लू सियान को गाड़ी से उतरने के लिए कहा, जो अभी भी अपने बटन बंद कर रहा था। उसने मुंह बनाते हुए उसे घूरा किस करने के लिए नीचे झुका। स्क्रीन पर टाइम देखते हुए सुमैंग्या ने अपना सिर घुमा लिया और उसे अवॉइड किया। उसने बहुत ही सुस्त आवाज में कहा, रुक जाओ। सुमैग ने उसकी बात काटते हुए एक बॉसी टोन में कहा, शुरुआत से ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि हम सिर्फ 2 महीने का एक गेम खेल रहे हैं। अब टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें यहां से जाना होगा। उसका ये कोल्ड रवैया देखकर लुसिनियन को ना चाहते हुए भी गाड़ी से उतरना पड़ा। सुमैंग ने गाड़ी का शीशा खोला और एक्सेलरेटर दबा दिया। हवा ने गाड़ी के अंदर की सारी हवस को उड़ा दिया। नेविगेशन स्क्रीन पर कम होती दूरी को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। गाड़ी हिल्टन होटल के बाहर रुकने के बाद वो मेन हॉल की तरफ जाने के बजाय सीधा ऊपर चली गई। दोपहर के इस ड्रामा की वजह से उसके कपड़े बहुत सिकुड़ गए थे। उसे उन्हें ठीक करने की जरूरत थी। बाथरूम में जाने से पहले उसने अपनी सहेलियों को फोन किया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। दूसरी तरफ के लोग एक साथ हंसने लगे। मिगियाओ दीदी, आप चिंता मत करो। सुबह गुश ने आने के लिए हां कर दी थी। हमसे लेने के लिए रास्ते में ही है। हाँ, आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपको बाद में एक्टिंग कैसे करनी है। ये कोई आसान काम नहीं है। तुम लोगों ने 2 महीने से एक्टिंग की है और जरा सी भी गड़बड़ नहीं हुई। तुम किस बात से डर रही हो? गुशियान मैगियो दीदी से बहुत प्यार करता है, वो पक्का शक नहीं करेगा। सुमेंग्याओ उनकी ये फालतू बातें नहीं सुनना चाहती थी। उसने हंसते हुए उन्हें कुछ सुनाया और फोन सोफा पर फेंक दिया। आधे घंटे बाद जब वो अपने बाल पोंछते हुए बाहर आई तो उसने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा है। उसने स्क्रीन ऑन की और 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। अपनी घबराहट को दबाते हुए उसने कॉल रिसीव किया। इतनी बार फोन क्यों कर रही हो? क्या हुआ? मैग्याओ दीदी, हम 10 मिनट से ज्यादा टाइम से विला का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बुशियान बाहर नहीं आया। वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अब हम क्या करें? वो कांटेक्ट में ही नहीं है। सुगंग्या ने अपनी भौं सिकोड़ी। उसका सारा अच्छा मूड खराब हो गया था। शायद वो सो गया होगा। तुम लोग मेरे घर जाओ, पापा से स्पेयर की लो और अंदर जाकर देखो। सहेलियों ने हां में जवाब दिया। सुमेंडिया ने अपना सिर दबाया और साफ कपड़े पहनते हुए रात के प्लान के बारे में सोचने लगी। तैयार होने के बाद वो अपना सामान लेकर नीचे गई। होटल मैनेजर ने उसे देखते ही गर्मची से उसका स्वागत किया। मिस सु, कृपया डेकोरेशन देख लीजिए। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो हम तुरंत चेंज कर देंगे। सु मैया ने एक नजर डाली और संतुष्ट होकर इसे हिलाया। बुरा नहीं है। तारीफ सुनकर मैनेजर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिस सु, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। सच कहूं तो इसे बिल्कुल वैसा ही सजाने के लिए आपके फियोंस को भी धन्यवाद देना चाहिए।
कुछ दिन पहले मैं कुछ चीजों की पोजीशन भूल गया था तो मैंने उन्हें यहां बुला लिया था। फियांग ये शब्द सुनकर सुमेंग्याओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस गायब हो गए। उसने घूरते हुए गुस्से से पूछा, तुम्हें किसने उसे कांटेक्ट करने की परमिशन दी? ये उसके लिए एक सरप्राइज था। क्या तुम्हें नहीं पता था? उसे गुस्सा होते देख मैनेजर डर गया और हकलाते हुए बोला, मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इमरजेंसी में मिस्टर ग को बुलाया और आपने ये भी नहीं कहा था कि इसे सीक्रेट रखना है। मुझे लगा कि आप दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो 1 महीने से ज्यादा की प्लानिंग पानी में मिल गई। सु मेंग्याओ गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी मुट्ठी जोर से भी ली और वो गुस्सा करने ही वाली थी कि तभी उसके दोस्त का फोन आ गया। मैग्याओ मेंग्याओ दीदी, सब गड़बड़ हो गई। गुशियान गायब हो गया है। मैनेजर की बात और इस खबर को एक साथ सुनकर सुएंग्याओ का दिमाग सुन हो गया। तो जाओ उसे ढूंढो। उसका गुस्सा सुनकर फोन के दूसरी तरफ उसकी दोस्त लगभग रोने ही वाली थी। ऐसा नहीं है कि हम उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। विला पूरी तरह से खाली हो चुका है। हमने सीसीटीवी चेक किया। उसने सुबह ही अपना सारा सामान फेंक दिया था और 12 बजे अपना लगेज लेकर चला गया। हमें नहीं पता वह कहां गया है। एक एक शब्द सुमेग्याओ के कानों में किसी बम की तरह फट रहा था। वो वहीं जम गई। 12 बजे, टैक्सी, वो सारी बातें जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था, अब उसे याद आ रही थी। बेचारा मैनेजर जिसे कुछ पता नहीं था वो अभी भी लगातार एक्सप्लेन कर रहा था। सच कहूं तो अगर मैं मिस्टर ग को फोन नहीं भी करता तो भी शायद उन्हें सब पता चल जाता। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया और कहा कि मैं आज रात ये आपको दे दूं। इतना कहकर मैनेजर ने वह चीज आगे बढ़ा दी। दोनों हाथों में पकड़े उस रिंग बॉक्स को देखकर सुमैगो को लगा कि उसकी सांसें अटक गई हैं। कांपते हुए हाथों से उसने उसे खोला और अंदर वह चमकती हुई इंगेजमेंट रिंग देखी। उसके बगल में एक पिंक बटन भी रखा था। वो उस बटन को एक टक घूरती रही। तभी उसे याद आया कि 3 दिन पहले होटल से निकलते वक्त लूसियन ने कंप्लेन की थी, अगली बार जरा आराम से, तुमने मेरी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए। सुमेंग्याओ के शरीर का सारा खून जैसे जम गया था। उसने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी और गुस्से से बड़ी हो गई थी। कब की बात है? 3 दिन पहले। मिस्टर, वो दोपहर 2 बजे आए थे और 5 बजे यहां से गए। यह जवाब सुनकर सुमैग पूरी तरह से टूट गई। उसने वो अंगूठी ली और पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागी। उसने 10 से ज्यादा रेड लाइट्स तोड़ी और पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट के अंदर घर पहुंच गई। पड़ोस का विला पूरी तरह रोशन था और वह सीधे अंदर घुस गई। उसकी सहेलियां पूरा घर छान मार रही थी, लेकिन उन्हें गुशियान से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली। उसे आता देख सब उसके पास आ गए। मिंग्या और दीदी, हमें एक बाल तक नहीं मिला। सच में नहीं पता कि गुशियान कहां चला गया। मैंने भी पता लगवाया है। पिछले 1 महीने में जिम्बे से जाने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट में गुशियान का नाम नहीं है। एक के बाद एक आती इन बुरी खबरों ने सुमैनिंग को पूरी तरह से निराश कर दिया। उसने घबराते हुए अपना फोन निकाला और मुझे कॉल किया, लेकिन उसे सिर्फ फोन स्विच ऑफ है कि कोल्ड आवाज सुनाई दी। जो मैसेजेस उसने भेजे थे वो सब रिजेक्ट हो गए थे और उन पर लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया था। ये देखकर उसे चक्कर आने लगे। उसकी सहेलियों ने उसे कभी इस तरह से कंट्रोल खोते हुए नहीं देखा था। सब उसे समझाने की कोशिश करने लगे, मिनियो दीदी, खुद को संभालो। वो अभी कुछ ही देर पहले गया है। हम उसे अभी भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, हम उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढ लेंगे। ये आइडिया सुनकर सुमेनिन्याओं को थोड़ा होश आया। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को सच किया और उसे सब कुछ पता लगाने को कहा। 1 घंटा जो सालों जैसा लग रहा था, उसके बाद सेक्रेटरी का मैसेज आया। बॉस, गुशियान का फोन बस स्टेशन के डस्टबिन में मिला है। हमने स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की लिस्ट की जांच शुरू कर दी है। यह कोई अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन बिल्कुल कोई सुराग ना होने से तो बेहतर था। सुमैगिया एक जगह बैठ नहीं पा रही थी। अपनी सहेलियों की बातें ना मानते हुए वो सीधे बस स्टेशन चली गई। वहां पहुंचते ही सेक्रेटरी ने उसे साफ किया हुआ फोन दे दिया। उसने पासवर्ड डालकर उसे अनलॉक किया तो देखा कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो चुके थे। कॉन्टैक्ट्स भी पूरी तरह से खाली थे। सिर्फ एक नाम बचा था, लुसिनियान।
इस नाम को देखते ही सुमैग्याओं को ठंडे पसीने आने लगे। उसने खुद को बहुत समझाया और फिर हिम्मत करके उस पर क्लिक किया। सबसे लेटेस्ट मैसेज आज दोपहर लुसिनियन की तरफ से भेजा गया एक वीडियो था। वीडियो का बैकग्राउंड देखकर सुमैग्या समझ गई कि वीडियो में क्या है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे प्ले करे। उसने स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल किया। हर दिन भेजे गए 3-4 वीडियोस के साथ कुछ मैसेजेस भी थे। अनजान बनने का नाटक करना बहुत मुश्किल है ना? गुशियान, तुम्हारे साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है और तुम फिर भी इसे बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारी फियोंस में इतनी हवस है और तुम इतने ठंडे हो। अगर तुम दोनों सच में शादी कर भी लो तो मुझे लगता है कि 3 महीने में तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक पूरा चैट ऐसी ही भड़काने वाली बातों से भरा था। सुमैग्याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लुसिनियान को सबक सिखाना है। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए घर लौटी। जैसे ही वह गाड़ी से उतरी, उसने दरवाजे पर रखा हुआ लगेज देखा। लुसिनियन नौकरों को सामान उठाने का आर्डर दे रहा था। उसे वापस आता देख वो तुरंत उसके पास आ गया। तुम वापस आ गई। क्या तुम मेरे बिना नहीं रह सकती? अगर ऐसा है तो मुझे किस करो और मैं यहीं रुक जाऊंगा। सामने उस खूबसूरत चेहरे को देखकर सुमैग्याओ खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज के साथ लू सनियान जमीन पर गिर पड़ा। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया और सूज गया। उसने अपनी आंखों में अविश्वास के साथ ऊपर देखा। मिग्याओ, तुमने मुझे क्यों मारा? सुमैग्याओ इतने गुस्से में थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने फोन उसके ऊपर फेंक दिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। लुसिनियान ने फोन उठाया और स्क्रीन देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कांपने लगा। एक ही पल में उसके दिमाग में कई बातें दौड़ गई। वो घबराते हुए सफाई देने लगा। मग्या, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। सच तो यह है कि गुशियान, उसे पहले से ही पता था कि तुम अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मुझसे गलती हो गई। इस वक्त सुमैग्याओं के लिए यह बातें आग में घी डालने जैसी थी। उसका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसने बॉडीगार्ड्स को उसे उठाने का आर्डर दिया और उसका गला जोर से पकड़ लिया। सांस ना ले पाने की वजह से लू सन्यायान बुरी तरह तड़पने लगा। उसका चेहरा लाल से नीला पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे पर्पल हो गया। उसकी आंखों में निराशा छा गई और वो बाहर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जान निकलने वाली है। जब लूसियान को लगा कि वह सच में एकदम घुटने से मर जाएगा, तभी सुमैग्याओ की कुछ दोस्त आ गई। ये सब देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसे बचाया। दीदी, शांत हो जाओ। अभी सबसे जरूरी काम बुशियान को ढूंढना है। हाँ, ये आदमी तो हमारे कब्जे में ही है। हम इससे बाद में भी निपट सकते हैं। अभी भी वक्त है। ये बातें सुनकर सुमैग्याओ ने आखिरकार अपने हाथ रोक लिए। उसने जमीन पर गिरे हुए उस आदमी की तरफ आखिरी बार देखा और बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, इसे दोहुआ के पास ले जाओ और इस पर कड़ी नजर रखना। ये नाम सुनते ही लूसियान, जो लगभग बेहोश हो चुका था, अचानक होश में आ गया। वो घिसता हुआ सुमैग्याओ के पास गया, उसके पैर पकड़ लिए और भीख मांगते हुए बोला, मैग्याओ नहीं, मैग्याओ दीदी, मैं 2 महीने तक तुम्हारे साथ रहा हूं। मुझे इस बार माफ कर दो। बस मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज। सुगियाओं के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी सहेलियां भी उसे समझाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो उसे खींचते हुए एक गाड़ी में ले गई। लुसिनियान खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और बेबस होकर रियर व्यू मिरर में दूर जाते हुए घर को देखता रहा। उसकी दर्द भरी आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। सब लड़कियों के चेहरे पर एक गुस्सा था। अगर तुम चुपचाप बात मान लेते, कोई नाटक नहीं करते और पैसे लेकर चले जाते, तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। लेकिन तुम्हें अपनी औकात नहीं पता थी। तुमने जानबूझकर गुशियान को उकसाया। तुम इसी लायक हो। अब तुम्हें सबक मिल गया होगा। जब तुम सिस्टर ड्यू के पास पहुंचोगे तो चुपचाप उनकी बात मानना। तभी तुम्हारी जान बच सकती है, वरना उनके आदमियों के जो तरीके हैं, तुम बस दर्द सहने के लिए तैयार रहना। जब मेरी फ्लाइट मेलबर्न में लैंड हुई तब आधी रात हो चुकी थी।
मैंने पहले से बुक किए हुए होटल में एक रात आराम किया। अगले दिन मैं अपना लगेज लेकर उस अपार्टमेंट में गया जो मैंने पहले से अरेंज कर रखा था। अगले कुछ दिनों में मैंने रोजमर्रा की जरूरत का बहुत सारा सामान खरीदा। वो खाली कमरा धीरे धीरे भर गया। मैं अपना सामान पैक कर रहा था और साथ ही अपने रूममेट से कांटेक्ट में था जो कुछ दिनों बाद आने वाला था। धीरे धीरे मैं यहाँ की जिंदगी में ढल गया क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा आता था। इसलिए मैं बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल हो गया और पड़ोस के 2 लड़कों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाते, आसपास के रेस्टोरेंट्स के बारे में बताते और लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स घुमाते। कुछ ही दिनों में मेरी अच्छी फोटोग्राफी स्किल्स को मेरे नए दोस्तों ने भी पसंद किया और मैं लोकल फोटोग्राफी क्लब का हिस्सा बन गया। मेल बनाए हुए मुझे 10 दिन हो गए थे और मैंने अपना पहला फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। मैंने अपने अकाउंट में आए $300 को देखा और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ। अगली सुबह मेरा नया रूममेट जाओ भी आ गया। बहुत जल्द वह मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया। समय बीतता गया और यूनिवर्सिटी खुलने का समय आ गया। यूनिवर्सिटी शुरू होने से एक दिन पहले मैंने खुद खाना बनाया और अपने नए दोस्तों को डिनर पर बुलाया। 1 महीने तक साथ रहने के बाद हम सबके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कुछ ड्रिंक्स के बाद सब एक दूसरे के साथ गसप करने लगे। पता नहीं किसने शुरुआत की, लेकिन सब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में शिकायत करने लगे। जावी ने हंसते हुए यूं ही पूछ लिया। सबने अपनी कहानी बता दी। शियान भैया, क्या आपका कोई सीक्रेट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जब बाकी लड़कों ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के धोखा देने की कहानियां बताई तो मैंने उन्हें मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब बात मुझ पर आई तो मुझे कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल लगा। इतना वक्त गुजरने के बाद जब भी मैं सुमन्याओं का नाम याद करता हूं तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन इन लड़कों के सामने जो मुझसे 2-3 साल छोटे थे, अभी अभी ग्रेजुएट हुए थे और दुनियादारी से अनजान थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। आखिरकार 10 साल का रिश्ता, 7 साल का प्यार और शादी से सिर्फ 1 महीने पहले पहले प्यार का धोखा मिलना सुनने में बहुत ही दर्दनाक कहानी लगती है। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे हमदर्दी भरी नजरों से देखें। इस 10,015 सेकंड की शांति से जाओ को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने खुद ही टॉपिक बदल दिया और मुझे शर्मिंदा नहीं किया। खाना पीना खत्म होने के बाद जाओ खुद मेरे पास आया और माफी मांगने लगा। शियान भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मुझे पता था कि उसने जानबूझकर नहीं किया था, इसलिए मैंने हंसते हुए हाथ हिलाकर उसे माफ कर दिया। अपने कमरे में वापस आने के बाद मैंने अपना फोन खोला और उस नए वीट अकाउंट में लॉगिन किया जो मैंने 1 महीने पहले बनाया था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे लगातार बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे। मैंने उन सबको एक एक करके रिप्लाई किया। सबने मेरा हाल पूछा था, जिसके लिए मैंने उन्हें थैंक यू कहा। मेरे बेस्ट फ्रेंड का तुरंत रिप्लाई आया, शियान, तुम किसी दूसरे देश में जाकर ऐसे कैसे गायब हो गए जैसे हवा में उड़ गए हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। स्क्रीन देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि वह किस टोन में कंप्लेन कर रहा होगा। मैंने एक हल्की सी सांस ली और तुरंत उससे माफी मांगी और बताया कि मैं ठीक हूं। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी रीसेंट लाइफ के बारे में बताया। बातें करते करते मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के ढेरों मैसेजेस देखे और मेरी आंखें फटी रहे। जब मैंने उन्हें एक एक करके पढ़ा तो पता चला कि वो सब सुमंग्याओं के बारे में थे। तुम्हारे जाने के बाद सुमंग्याओं हर दूसरे दिन मुझे ढूंढती हुई आती है और तुम्हारे बारे में पूछती है। फिक्र मत करो, मैंने अपना मुंह बंद रखा है और उसे एक शब्द भी नहीं बताया। अच्छा हुआ कि तुम एयरपोर्ट जाने से पहले बस स्टेशन गए थे। उसे लग रहा है कि तुम बुलेट ट्रेन लेकर जिन्बे से बाहर गए हो और वह तुम्हें पूरे देश में ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि सुएंग्याओ इन दिनों बार में जाकर बहुत शराब पी रही है। कुछ दिन पहले उसे शराब पीने की वजह से पेट से खून बहने लगा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो इसी लायक है। वह तुम्हारे माता पिता के पास भी गई थी, लेकिन तुम्हारा तो उनसे बहुत पहले से ही कोई कांटेक्ट नहीं है। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। सुमेयो के बारे में ये सब पढ़कर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूर नदी के साफ पानी को देखते हुए मेरे दिमाग में कई यादें आ गई। जब मैं 12 साल का था, मेरे माता पिता का तलाक हो गया। उन्होंने अपनी नई फैमिली बना ली और मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया जो अकेली रहती थी। जब मैं 17 साल का था,
तब मेरी दादी गुजर गई। फैमिली रजिस्टर में सिर्फ मेरा नाम बचा था। 18 साल की उम्र में जब मैंने सु मैग्याओ के साथ रिश्ते में आने के लिए हाँ की थी, तब उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे एक परिवार देगी। मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया और 7 साल तक उसका इंतजार किया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? एमनीजिया का एक घटिया नाटक और धोखा। उन 30 दर्दनाक दिनों को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुक्र है कि अब सब खत्म हो गया है। मैंने कर्टन हटाया और खिड़की से आती सूरज की तेज रोशनी ने मेरे अंदर की सारी ठंडक दूर कर दी। सुबह के 8 बजे अलार्म बजा। मैंने कपड़े बदले, अपना बैग लिया और जाओ के साथ यूनिवर्सिटी चला गया। फ्रेशमैन एनरोलमेंट सेरेमनी ऑडिटोरियम में हो रही थी। मैं नए और एनर्जेटिक स्टूडेंट्स के बीच बैठा था। प्रिंसिपल की मोटिवेशन से भरी बातें सुन रहा था। मेरे मन में जो एक अजीब सा डर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। बुशियान का नया फ्यूचर अब शुरू हो चुका था। सुमेंग्याओ ने जैसे ही आंखें खोली उसे डिसइंफेक्टेंट की तेज महक आई। शराब के साइड इफेक्ट्स अभी भी उसकी बॉडी में फैल रहे थे। उसका सिर भारी था और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने खाली नजरों से अपने आसपास देखा। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। उसके पास खड़े सु फैमिली के लोगों ने जब देखा कि उसे होश आ गया है तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे अभी भी उदास थे। तुम एक आदमी के लिए कब तक ऐसे मरने का नाटक करोगी? उसकी कुछ सहेलियां भी उसके पास आ गई और उसे समझाने लगी। बुशियान को गए 1 महीना हो गया है और उसका कोई अतापता नहीं है। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। दीदी, उसे भूल जाओ। तुम जैसा लड़का चाहो वैसा मिल सकता है, फिर तुम उसी के पीछे क्यों पड़ी हो? सुमंग्याओ पिछले 1 महीने में ये बातें कई बार सुन चुकी थी। उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया और अब भी उन्हें अनसुना कर रही थी। उसकी लाल आंखें खाली थी। उसके बिना मेकअप वाले चेहरे पर सिर्फ एक जिद दिख रही थी। उसे इस तरह बर्बाद देखकर सुमैन्याओ की मां का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आखिरकार अपना आपा खो दिया। तुम सु फैमिली की इकलौती बेटी हो। तुम्हारे कंधों पर सु ग्रुप के फ्यूचर की जिम्मेदारी है और तुम हर दिन इस तरह प्यार में पागल होकर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है। 5 दिन बाद शादी है और तुम्हें वहां आना होगा। अगर तुम अभी भी नहीं समझी तो आगे से सु फैमिली का नाम इस्तेमाल करना भूल जाना। इतना कहकर सुमैग्याओ की मां ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और गुस्से से दरवाजा पटक कर चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी सहेलियां भी चुप रही। सुमैग्याओ बड़ी मुश्किल से उठी। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। उस बुढ़िया ने किसे चुना है? जोहान, जो फैमिली का तीसरा बेटा। सुमग्या ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम लोग जाकर उसे कहो कि शादी का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अगर वह समझदार है तो खुद शादी तोड़ दे, वरना जो फैमिली की बेइज्जती करने के लिए मजबूर मत करना। सुमग्या के स्टोन से ही उसकी सहेलियां समझ गई कि वह आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले सु आंटी के गुस्से को देखकर उन्होंने डरते डरते उसे समझाने की कोशिश की। मैं आओ दीदी, हमारे सर्किल में शादियां बिजनेस डील्स की तरह होती हैं। सु आंटी ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है और जो फैमिली से पंगा लेना भी आसान नहीं है। क्यों ना इस बात को यही खत्म कर दे। हाँ, इनविटेशन कार्ड्स पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दूल्हा बदल गया तो क्या? अगर गुशियान वापस आ भी जाए तो उसका फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं करता। सुमेंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो सहेलियां जो बचपन से उसके साथ हैं, वो ऐसी बकवास करेंगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उन्हें घूर कर देखा। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो यहां से दफा हो जाना। मैं सुमंग्या हूं और मेरी जिंदगी में मेरा पति सिर्फ गुशियान ही होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जो फैमिली से है या शिया फैमिली से, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। उनकी बातों का कोई असर न होते देख उसकी सहेलियों ने भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। वह सब चुपचाप वहां से चली गई। हॉस्पिटल वार्ड में अब सुमेंग्याओ अकेली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में कई तस्वीरें घूमने लगी। रोज घर से निकलने से पहले मैं उसके कपड़े ठीक करता था और उसे किस करता था। जब वह बीमार होती थी तो मैं उसकी फिक्र में रोने लगता था और उसके लिए गर्म सूप लेकर जाता था। एनिवर्सरीज पर मेरे दिए हुए सरप्राइज गिफ्ट्स और हर साल साथ रहने का वो वादा अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गए थे।
सेक्रेटरी के उस मैसेज को देखकर कि अभी भी मेरा कोई पता नहीं है, सो मैंग्याओ का टूटा हुआ दिल एक बार फिर दर्द से बह गया। उसने उस फोन को कसकर पकड़ लिया जो मैंने फेंक दिया था, जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। मैंग्याओ दीदी, हमने जोहान से बात की है। उसने कहा कि शादी का फैसला उसके पेरेंट्स ने किया है और वो उनकी बात मानेगा। वो शादी नहीं तोड़ेगा। अब हम क्या करें? ये सुनकर सुमैग्याओ का दिल और टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसकी इस आवाज को सुनकर उसकी सहेलियों का दिल दहल गया। जू फैमिली भी जिंगबे में एक बहुत बड़ी फैमिली थी। मैया दीदी, तुम क्या करने वाली हो? प्लीज कुछ गलत मत करना। सुमेंग्याओ ने उनकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और टॉपिक बदल दिया। लुयान कहाँ है? उसकी सहेलियां तो इस आदमी के बारे में भूल ही गई थी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अब पता नहीं, सिस्टर डू से पूछना पड़ेगा। इतना कहकर वो कॉल करने ही वाली थी कि सू में गया, जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था और उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने उन्हें रोक दिया और खुद वहां जाने का फैसला किया। वीआईपी रूम में घुसते ही जैसे ही वो बैठी डली हुआ शराब और एक आदमी को लेकर अंदर आई। वो सू मेंग्याओ को खुश करने की कोशिश कर रही थी। बॉस, सुबह आपको जो चाहिए था मैं ले आई, आप खुद देख लीजिए। इतना कहकर उसने अपने पीछे डरे हुए छुप रहे आदमी को धक्का दिया। लूसेनियन अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसके हाथों और पैरों पर नीले और पर्पल निशान थे। वह बुरी तरह कांप रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कमरे में आए लोगों को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मैं दीदी, 1 महीने में ही एक हैंडसम लड़का ऐसी हालत में पहुंच जाएगा। ये देखकर कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सिर्फ सुमेंग्याओ के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो उस आदमी को घूरती रही और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। आखिर में उसकी आवाज में बहुत पछतावा था। कमरे में कई लोगों ने लंबी आ भरी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये सब शुरू ही क्यों करती। 2 महीने पहले इसी वीआईपी रूम में कही गई बातों को याद करके उन्हें लगा कि वो मजाक में की गई बातें अब सच हो गई थी। सेकंड मिस शहन ने अपने प्यार को पाने के लिए जो कुछ भी किया उसका कोई असर नहीं हुआ और गुशियान ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। इस 1 महीने में उसकी सहेलियों ने उसे ढूंढने के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर वह जगह छान मारी जहां वो हो सकता था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोई इंसान इतने बड़े सर्च ऑपरेशन से कैसे बच सकता है और अपना कोई सुराग कैसे नहीं छोड़ता? ये सवाल उन सबके दिमाग में घूम रहा था। यूनिवर्सिटी शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था और मैं कैंपस के माहौल में ढल रहा था। रोज सुबह उठकर क्लासेस अटेंड करना और क्लासमेट्स के साथ असाइनमेंट्स डिस्कस करना, खाली समय में दोस्तों के साथ घूमना फिरना और पार्टी करना। अगर पहले मेरी जिंदगी से समुंदर में आ रहे तूफान की तरह थी, तो अब ये शांत पानी की तरह हो गई थी। मैं इस शांति को एंजॉय कर रहा था। मेरा शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स हो गए थे। शनिवार की दोपहर को मैं और जाओ पार्क में वॉक करने गए। वापस आकर मैंने देखा कि वी चैट पर मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे एक ही लिंक फॉरवर्ड किया था। उस लिंक को खोलते ही मुझे सुमैगो और गुशियान के नाम दिखाई दिए। जब मैंने उस शादी का पूरा वीडियो देखा तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने बस कुछ डॉट्स रिप्लाई कर दिए। मेरे बेस्ट फ्रेंड का मैसेज भी तुरंत आ गया। उसने गुस्से में बहुत सारी गालियां लिखी थी। थू सुमैग्याओ जैसी धोखेबाज लड़की को अब एक सच्चे प्यार करने वाले की तरह दिखाया जा रहा है। ये सब किसे बेवकूफ बना रहे हैं। अगर मुझे तुम्हारे पकड़े जाने का डर ना होता तो मैं खुद जाकर इस घटिया लड़की का असली चेहरा सबके सामने ले आता और उसे दिखाता कि वो अंदर से कितनी खोखली है। वो कह रही थी कि वो सिर्फ तुमसे शादी करेगी। सच में मुझे तो हंसी आ रही है। क्या वो भूल गई कि उसने तुम्हें घर से कैसे निकाला था और कह रही है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी? उसे दफा हो जाना चाहिए। उसका वापस आना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ये सब शिकायतें देखकर मुझे याद आया कि सुबह मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा था। तो ये वो शादी थी जिसे मैंने छोड़ दिया था। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई। जाओ ने भी मुझे हंसते हुए देखा तो वो भी मजाक में शामिल हो गया। शान भैया, क्या हुआ? इस बात पर हंस रहे हो? मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। मेरा दोस्त मुझे कुछ बता रहा था। वीवो पर जो ट्रेंडिंग न्यूज है ना, वो दुल्हन जिसने अपनी शादी में इतना ड्रामा किया,
जाओ को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, तो उसने ऐसे ही पूछ लिया। फिर उसने वीवो खोला। रिफ्रेश करते ही उसे एक नई पोस्ट दिखी। उस दुल्हन के बॉयफ्रेंड की फोटो मिल गई है जिसने उसे प्रपोज किया था। उसने फोटो जूम की और वह मुझे दिखाने ही वाला था कि उस पुरानी आईडी फोटो को देखकर वह चौंक गया। वह उस फोटो को काफी देर तक घूरता रहा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि वह मुझे देख रहा है तो मैं सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? थोड़ा हिचकिचाने के बाद जाओ यू ने सच बताने का फैसला किया। शियान भैया, लोकल मीडिया ने उस लड़के की फोटो ढूंढ निकाली है जिसे वो दुल्हन प्रपोज कर रही थी। वो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। क्या आप उसे जानते हैं? मेरी चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब मुझे समझ आया कि सुगंधियाओं ने इतना बड़ा तमाशा क्यों किया था। वो सिर्फ मुझे ढूंढना चाहती थी। मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। मैंने जयू के हाथ में फोन स्क्रीन देखी और भय सिकोड़ी। ये मेरे हाई स्कूल की आईडी फोटो थी। पता नहीं ये किसने लीक कर दी। हालांकि ये 7-8 साल पुरानी फोटो थी और मैं अब थोड़ा बदल गया था, लेकिन कोई भी देखकर पहचान सकता था कि ये मैं ही हूं। वरना जाओ मुझसे ये सवाल नहीं पूछता। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सच बोलने का फैसला किया। हाँ, ये मैं ही हूं। सुमैगो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ब्रेकअप के बाद मैंने अपना नाम बदला और विदेश आ गया। ये सब सुनकर जोयू की आंखें फटी रह गई। वो हैरानी से बोला, अगर ब्रेकअप हो गया था तो उसने ये सब नाटक क्यों किया? इससे तो तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन मैं अब विदेश में हूं तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी। जायू का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। ऐसा लग रहा है कि उसने जानबूझकर इतना बड़ा तमाशा किया है ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। न्यूज काफी फैल गई है। हो सकता है यूनिवर्सिटी में कोई तुम्हें पहचान ले। तब तुम क्या करोगे? यही बात मुझे भी सता रही थी। लेकिन जायू को मेरे लिए परेशान देखकर मैं मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं होगा। उसे नहीं पता कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। उसे मेरे विदेश आने के बारे में भी कुछ नहीं पता। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं बाहर निकलते समय मास्क पहन लूंगा और खुद को अच्छे से कवर कर लूंगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। जोयू ने उदास मन से सिर हिलाया और अपनी एक टोपी निकालकर मुझे दी। बाहर जाते वक्त इसे पहन लेना। ये तुम्हें छुपाने में भी मदद करेगी और धूप से भी बचाएगी। मैंने वो टोपी ली और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मजाक में कहा, वो बस एक एड्स गर्लफ्रेंड ही तो है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। सुमेंग्याओ इतने बड़े इवेंट में पागलों की तरह बिहेव कर रही है। साफ दिख रहा है कि वह नॉर्मल नहीं है। मैंने हाल ही में ऐसी बहुत सी न्यूज देखी है जिनमें लोग प्यार में धोखा खाने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड से बदला लेते हैं। शियान भैया, मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। सिर्फ 1 महीने पहले मिले अपने इस छोटे भाई को मेरी इतनी चिंता करते देख मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम 7 साल तक साथ थे। हालांकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी पागल होगी। फिक्र मत करो। हालांकि मैं ये सब हंसते हुए कह रहा था, लेकिन जाओ यू को याद आया कि कुछ दिन पहले जब हम एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे तो मैं कैसे चुप हो गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि इस रिश्ते ने मुझे कितना गहरा घाव दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे कैसे दिलासा दे। वो सिर्फ इतना ही कह पाया, सब ठीक हो जाएगा। चियान भैया, तुम अब उस दलदल से बाहर निकल चुके हो, बस आगे बढ़ो। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखकर मेरे अंदर की घबराहट कम हो गई। हाँ, वो 30 दिन का बुरा सपना अब खत्म हो गया है। अब डरने की क्या बात है। शादी के अगले दिन सु फैमिली ने अनाउंस किया कि सु मैयाओं को सु ग्रुप के सारे काम से हटा दिया गया है, और जो फैमिली ने भी अनाउंस किया कि वो सु फैमिली के साथ अपने 3 प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं। मेरे गायब होने के 50 दिन बाद भी सुमेंग्याओं को मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन सब हमारे पास्ट के बारे में थी। किसी ने भी ये नहीं बताया कि मैं कहाँ हूं। सुमेंग्याओ का मुझे ढूंढने का जो कॉन्फिडेंस था वो वक्त के साथ खत्म होता जा रहा था। उसे उस खाली विला में जाने से डर लगने लगा था और वह अपने सेक्रेटरी के मैसेजेस भी नहीं पढ़ना चाहती थी। यहां तक कि अब गुशियान कन सुनते ही वो गुस्सा हो जाती थी। सु फैमिली ने उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे।
अब वो पहले की तरह पैसे नहीं उड़ा सकती थी। उसकी सहेलियों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी और उसे सब भूल जाने को कह रही थी। अपनी फैमिली से माफी मांग लो। अपनी 24 साल की जिंदगी में सुमंग्या ने पहली बार ऐसी हार का सामना किया था। वो हर दिन शराब पीती और नशे में चीजें तोड़ती। वह मेरा नाम लेकर रोती और पछताती, लेकिन शराब सिर्फ कुछ देर के लिए ही उसे सुकून देती थी। जब वो होश में आती तो उसे फिर से उसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता। इस सब से गुजरते हुए वह अब पहले जैसी कॉन्फिडेंट और खुश नहीं रही। न्यू ईयर ईव के दिन सुगंग्या बार में अकेली बैठकर शराब पी रही थी। उसने अपने पिता के कई कॉल्स रिजेक्ट कर दिए और आखिर में फोन स्विच ऑफ कर दिया। आधी रात को जब वो नशे में धो धो कर घर पहुंची तो उसे मेरी याद आने लगी। हर साल न्यू ईयर ईव पर अपने घर में डिनर करने के बाद वो विला आती थी। मैं उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाता था और हम साथ में नया साल बनाते थे। हम दोनों सोफा पर बैठकर बाहर पटाखों को देखते थे और हमेशा साथ रहने का वादा करते थे। आज भी बाहर पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। सिर्फ शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए सुमंग्याओं को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। 12 बजते ही उसने अपना फोन उठाया और मुझे हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा। डिंगडोंग टेबल पर रखा उसका फोन बजा। उसने मेरा फोन उठाया और उस लाल नोटिफिकेशन पर क्लिक किया जिस पर उसने खुद को मैसेज भेजा था। इस जानी पहचानी फोटो और मैसेज को देखकर सुमंग्याओं को लगा कि उसका दर्द थोड़ा कम हो गया है। अब वो सिर्फ खुद के बनाए हुए इन झूठे मैसेजेस से ही दिल को तसल्ली दे सकती थी। लेकिन तभी किसी ने उसे मेरे बारे में एक खबर दी। उसकी एक सहेली जो मेलबर्न में पढ़ रही थी, उसने बताया कि उसने यूनिवर्सिटी में किसी को देखा है जो बिल्कुल गुशियान जैसा दिखता है। ये खबर सुनकर सुगंग्याओं में जैसे जान आ गई। उसने तुरंत मेलबर्न की फ्लाइट बुक की और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी सहेलियों ने उसे रोक लिया। दीदी, वो इंसान मिल गया है, वो कहीं भागेगा नहीं। अभी लुसिनियान का मामला ज्यादा जरूरी है। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा गुशियान तुम्हें कैसे माफ करेगा। ये सुनकर सुमंग्याओं की खुशी गायब हो गई। उसने खुद को संभाला। उसकी सहेलियां उसे कई आइडियाज दे रही थी, लेकिन उसे कोई भी सही नहीं लगा। आखिर में उसने खुद ही इस मामले को सॉल्व करने का फैसला किया। सुमंग्याओ सीधे हॉस्पिटल गई। उसने लुसियान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। आधे घंटे बाद लुयान को मौत के मुंह में देखकर उसने बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया। वह चाहती थी कि लुसिनियान तड़प तड़प कर मरे। सुमंग्याओ खड़ी हुई और अपने हाथों से खून साफ करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खून साफ करने के बाद सुमंग्याओ ने अपनी घड़ी देखी और बाहर जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसके पैर में बहुत तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। जब उसने पीछे देखा तो लुसियान पागलों की तरह हंस रहा था। उसने अपने शरीर से एक चाकू निकाला जिससे खून सुमंग्याओ के चेहरे पर जा गिरा। खून की उस अजीब सी महक से सुमंग्याओ का दिमाग सुन्न हो गया। लुसिनियान को सिर्फ वही औरत दिख रही थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये उसके लिए बदला लेने का आखिरी मौका था। लुसिनियान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वह चाकू सुमंग्याओ के शरीर में घोंप दिया। एक के बाद एक कई चीखें एक कमरे में गूंजने लगी। दर्द से भरी वह चीखें धीरे धीरे धीमी हो गई और सिर्फ सिसकने की आवाज रह गई। सुमंग्याओ की आंखें फटी रह गई। उसकी मुट्ठियां खुल गई। लुसिनियान की भी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उन दोनों का खून जमीन पर मिलकर एक नदी की तरह बहने लगा। दीवार पर लगी घड़ी की सुई अभी भी घूम रही सुमंग्याओं को अब धीरे धीरे कम दिखाई देने लगा था और दर्द भी कम हो रहा था। उसे लगा जैसे वो बादलों में गिर रही है। उसकी आंखों के सामने कई यादें घूमने लगी। बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें। उन ब्लैक एंड व्हाइट यादों में सिर्फ एक ही इंसान रंगीन था। 16 साल का मैं सफेद सूट पहने शांति से पियानो बजा रहा था। 18 साल का मैं उसके हॉस्पिटल बेड के पास खड़ा रो रहा था और उसका हाथ पकड़े हुआ था। 23 साल का मैं आंखों में आंसू लिए हुए वो लाल गुलाब ले रहा था और उसका पति बनने के लिए हाँ कह रहा था। 24 साल का मैं छाता लेकर तेज बारिश में जा रहा था और मुझे उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिख रहा था। उस धुंधली होती हुई परछाई को देखकर सुमंग्या के शरीर में तनी हुई वो डोर टूट गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर से कुछ निकल रहा है।
वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। सिर्फ उसकी आंखों से आंसुओं की एक धार बह रही थी।